नमस्ते मेरे प्यारे साथियों। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपकी सांसें धीमी कर देगी और दिल में एक हल्की सी चमक छोड़ जाएगी। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे समय पर जहां तख्त और तलवार की चमक के पीछे छिपा था एक बड़ा सवाल। क्या सत्ता हमेशा सच की वकालत करती है? क्या कोराज़ोन यानी दिल पत्थर बन जाए तो उसे पिघलाने का हुक्म कौन देता है? ये कहानी है अय्याश राजा और चतुर लोहारिन की कहानी। एक ऐसी कथा जो सिखाती है कि अहंकार कितना भारी होता है और बुद्धि कैसे उसे चीर सकती है। तो अपनी आंखें आधी बंद कर लीजिए, गहरी सांस लें और दिल को शांत कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हर रात हम एक ऐसी कहानी लेकर आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। और कमेंट में बताइएगा आप किस शहर से ये कहानी सुन रहे हैं। हम आपके शहर का स्वागत करते हैं हृदय से। अब शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सोमनगर नाम का राज्य था, जिसकी दीवारें, महल और बाजार सभी समृद्ध और चमकदार थे। पर उस चमक के पीछे एक राजा बैठा था, विक्रमसेन, जिसकी आदतें और इच्छाएं उसकी सत्ता जितनी ही बड़ी थीं। वो न केवल सत्ता चाहता था, बल्कि हर सुंदरता पर अपना अधिकार जताना उसकी आदत बन चुकी थी। महल में तानपुरे, नृत्य और मदिरा थी, पर साथ में वहां घुस आया था एक ऐसा अहंकार जिसने इंसानी रिश्तों को भी अपनी सीमा में बांध लिया था। इसी राज्य के एक छोटे से गांव में रामू नाम का लोहार रहता था। रामू की भट्टी हमेशा जलती रहती थी और उसका हथौड़ा लोहे से संगीत बना देता। उसके पास बहुत कुछ नहीं था, पर चेहरे पर संतोष और घर में सादगी थी। उसकी पत्नी गौरी, गोरी कम पर समझदार और चालाक ज्यादा थी। गांव वाले कहते थे कि गौरी का दिमाग उसके लिए सोने के बराबर था। वे दोनों सादा जीवन जीते थे, पर उनके रिश्ते में प्रेम और श्रद्धा थी, एक दूसरे का मन समझने की शक्ल। एक दिन राजा का शिकार का काफिला उस गांव के पास पहुंचा। राजा ने कुएं पर गौरी को देखा। वो साधारण कपड़ों में थी, पर उसके चेहरे पर सुबह की किरण जैसी शांति थी। राजा की नजरें थमी। उसे लगा कि ऐसी सुंदरता उसके महल पर जरूर होनी चाहिए। उसने अपने सिपाहियों से पूछा, ये कौन है? और जब उसे बताया गया कि ये लोहार रामू की पत्नी है, तो उसके चेहरे पर एक खुमारी सी उतर आई। खुमारी नहीं, लालसा और अधिकार का एहसास। उसने आदेश भेज दिया, रामू को कल दरबार में ले आओ, उसे इनाम दिया जाएगा। रामू जब दरबार गया तो राजा ने उसे एक विशेष तलवार बनाने का अधिकार दिया। ऐसी तलवार जो कभी जंग न खाए और जिसकी धार कभी न कुंद हो, पर साथ में शर्त रखी, जब तक तलवार न बने रामू महल के पास ही रहेगा। ये शर्त न सिर्फ काम की शर्त थी, बल्कि योजना की जंजीर थी। राजा चाहता था कि रामू गांव से दूर रहे और गौरी अकेली हो। उस रात राजा के सैनिक गांव पहुंचे और गौरी को बुलाने गए। सैनिकों ने कहा, राजा तुम्हें इनाम देना चाहता है, चलो महल चलो। पर गौरी थी तेज और समझदार। उसने एक चाल चली। अपनी पड़ोसन एक बुढ़िया को लाल जोड़े में सजाकर महल भेज दिया और खुद छिप गई। जब बुढ़िया महल पहुंची तो राजा ने सोचा कि अब उसकी हवस पूरी हो जाएगी, पर जब पर्दा हटाकर देखा तो वह वृद्धा थी।
दरबार में ठहाका गूंजा। राजा की शान मैली हुई, पर यह अपमान उसे खटक गया और उसने ठान लिया कि वो इस अपमान का बदला लेगा। राजा ने मंत्री बुद्धिसेन को बुलाया। मंत्री चालाक और धूर्त था। उसने सुझाव दिया कि रामू को एक असंभव काम दे दें। पत्थर की शिला से ऐसा रस्सी बनवाओ कि वो लचीली और गांठ लगाने योग्य हो। 7 दिन में ना बने तो मृत्युदंड। राजा ने यह आदेश दे दिया। रामू को जंजीलों में बांधकर काल कोठरी में डाल दिया गया और उसी दिन एक दूत गौरी के पास पहुंचा। अगर तुम महल आकर राजा के सेवा में समर्पण करोगी तो रामू की जान बच सकती है, वरना वो 7 दिन में काट दिया जाएगा। गौरी ने जब ये सुना तो उसने रोया नहीं, पर उसका भीतर का तेज जाग गया। उसने पहले तो रामू से एक संदेश भेजा। रामू ने अपने कमीज के धागे पर कोयले से लिखा और कबूतर के पैर में बांध दिया, प्रिय गौरी, पत्थर की रस्सी मेरे भाग्य में नहीं, पर तुम राजा की जंजीर मत बनना। कबूतर गांव की ओर उड़ गया और सिवाय रास्तों का सहारा बनकर वो संदेश गौरी तक पहुंचा। गौरी ने संदेश पढ़ा, आंसू पूंछे और फिर ठान लिया कि अब वो राजा को उसकी ही चाल में फंसाएगी, पर बुद्धिमानी से। गौरी ने गांव के मुखिया और बुजुर्गों के पास जाकर एक योजना सुझाई। वे सब के साथ मिलकर राजा को पत्र लिखा, विनम्रता से पर चुटीले अंदाज में। महाराज, हमारे लोहार रामू आपके लिए पत्थर की रस्सी बनाना चाहते हैं, पर यहां किसी ने पत्थर की रस्सी कभी नहीं देखी। कृपया अपने खजाने से एक छोटा सा नमूना भेज दें ताकि रामू हूबहू वैसी ही रस्सी बना सके। पत्र पहुंचा, राजा ने पढ़ा और दरबार में मौन हो गया, क्योंकि अगर राजा कहता कि उसके पास नमूना नहीं है तो वो मान्यता में फंस जाएगा, और अगर देता है तो वो स्वयं अपने आदेश का सबूत दे देगा। राजा क्रोधित हुआ पर चुप रहा और अपनी स्त्री हवस के बदले बदला लेने की कोशिश करने लगा। मंत्री बुद्धिसेन ने अगला कदम उठाया। उसने मयंक नाम के एक मोहक और चालाक सैनिक को भेजा जो गौरी को फंसाने की भूमिका निभाए। मयंक गांव पहुंचा और उसने गौरी को लुभाया, पर गौरी उसकी चाल देख गई और उसे ठुकरा दिया। अपमानित मयंक महल लौटा और झूठ फैला दिया कि गौरी ने उसे अपने घर बुलाया और अपने पति के मर जाने की बात कहकर उसे बहलाया। ये अफवाह राजा के दरबार में फैल गई और अगले ही दिन आदेश निकला कि गौरी को राजधानी के मुख्य चौक पर अग्नि परीक्षा देनी होगी। कोयलों पर चलकर अपनी पवित्रता साबित करो, ना चल पाई तो मृत्युदंड। गांव में हाहाकार मच गया। जिसने भी पहले गौरी की बुद्धि की तारीफ की थी, वे सभी डर गए और धीरे धीरे दूर रहने लगे। गौरी ने अग्नि परीक्षा से कुछ दिन पहले मंदिर जाकर राजगुरु से कहा कि वो पूरी तरह से धर्म और शास्त्र के अनुरूप परीक्षा देगी, पर उसने एक शर्त रखी। जब वो अग्निपथ पर चले तो पथ के दूसरे छोर पर स्वयं महाराज मौजूद हों और ना सिर्फ सैनिक या मंत्री। ये विनती शास्त्रों के अनुसार न्याय की मांग थी और राजा को ये स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि अगर राजा नहीं खड़ा हुआ तो फिर किसी का क्या भरोसा रहेगा। राजगुरु ने भी इसे शास्त्रानुसार रखना उचित समझा और घोषणा कर दी, अग्नि परीक्षा राज में सुनिश्चित विधि से होगी। 5वें दिन गजब का तमाशा लगा।
राजधानी के चौक में लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। कुछ दया दिखा रहे, कुछ उत्सुकता से देख रहे और कुछ राजा के अधिकार के भय से चुप थे। गौरी शांत सादे वस्त्रों में खड़ी थी। उसके चेहरे पर भय नहीं था, पर दृढ़ता थी। उसने प्रभु से प्रार्थना की, फिर नाजुक कदमों से लाल लाल कोयलों पर चलाई। लोग सोचते रहे कि अब क्या होगा, पर जब गौरी ने दूसरे छोर पर कदम रखे तो उसके पैरों पर कोई जलते निशान नहीं थे, और यही देखकर भीड़ के कुछ हिस्से में हल्की दंगगी थी, पर कुछ दरबारी व मंत्री संदेह व्यक्त करने लगे। बुद्धिसेन ने झट से नया विचार फेंका और सुझाव दिया कि ये छल हो सकता है, और एक परीक्षण की मांग उठाई। पर गौरी की आंखों में एक और तेज था, एक आगे की योजना का संकेत। उस रात जब सब सोए तो राजा विक्रमसेन अपने कक्ष में आग की तरह भड़का हुआ बैठा था। उसने बुद्धिसेन से कहा कि अब एक और चाल चली जाए, ऐसे तरीके निकाले जाएं जिससे गांव वाले गौरी से परेशान हो जाएं और वो खुद ही अपने पति को बचाने के लिए राज के चरणों में गिर पड़ें। बुद्धिसेन ने सुझाव दिया कि उनका अगला हथियार समाज में शंका पैदा करना होगा। लोगों की निगाहों में गौरी को पतित बनाना होगा। मयंक को फिर गांव भेजा गया और इस बार वो और भी ज्यादा चालाकी से माया बुनने लगा। गांव में अफवाहें फैलीं, लेकिन गौरी ने डटी रही। उसने उच्च बुद्धि और धैर्य से माने हुए अपने लोगों को समझाया कि वे डर के आगे झुके नहीं, पर भय के आगे कई ने पीछे हटना ही उचित समझा। फिर उसी भय और अनिश्चय की भयावहता ने गांव में दरारें ला दी, पर गौरी ने खोया नहीं। उसने अग्नि परीक्षा को एक अवसर में बदलने का निर्णय लिया। उसने राजगुरु से कहा कि अगर व्यवस्था धर्म के अनुसार होगी तो वो पार करेगी, और अगर न्याय कर्म में कुछ गलत हुआ तो वो स्वयं शासन के न्याय को चुनौती देगी। राजगुरु ने उसे आश्वासन दिया और पूरे राज्य ने अग्नि परीक्षा की तिथि देखी। जैसे जैसे दिन निकट आया, गौरी का संकल्प घना होता गया। उसने गांव के लोगों से संवाद नहीं किया, पर उसकी शांति गांव वालों के लिए रहस्य बन गई। कुछ लोगों ने ताना मारा कि वो पागल हो गई है, कुछ ने कहा कि वो किसी जादू से सुरक्षित है। इन तमाम अफवाहों के बीच एक किताबी सी शांति गौरी के चेहरे पर थी। रामू कालकोठरी में बेचैन था, पर उसकी श्रद्धा गौरी पर अडिग थी। उसने कबूतर के द्वारा भेजा संदेश पढ़ा हुआ बार बार पढ़ा और चिंतित हुए भी मुस्कुरा लिया, क्योंकि उसे भरोसा था कि गौरी के पास बुद्धि है। अग्नि परीक्षा के दिन पूरी राजधानी जुटी हुई थी। राजा सिंहासन पर बैठा हुआ था और उस दिन उसके चेहरे पर एक अजीब मिश्रित भाव था, अपमान, क्रोध और उत्सुकता। घुमावदार आंगन में कोयलों के बीच बनी पगडंडी पर गांधी पंथियों की तरह लोग खड़े थे। कुछ ने गौरी को शर्मसार करने के इरादे से आए थे और कुछ ने सत्य की रक्षा के लिए। गौरी ने कोयलों पर चलना शुरू किया। उसका हर कदम मानो एक श्लोक था, बिना किसी घबराहट के, बिना किसी हड़बड़ी के। उसने दूसरी तरफ कदम रखा और शांत होकर राजा की तरफ देखा, और भीड़ में सन्नाटा छा गया। मगर बुद्धिसेन ने तुरंत कह डाला कि ये सब छल है। कोई मास्टरमाइंड कुछ देर पहले जगह बदलकर उसका हल्का मार्ग बना सकता है। इसीलिए एक और कठोर परीक्षा की मांग उठी और राजा ने उसे मंजूर कर लिया। सब कुछ और कूटनीति में बदल गया था। सच्चाई की जगह सत्ता साजिश घर कर रही थी। और तब गौरी ने जो कदम उठाया, उसने सबको चौंका दिया। उसने कहा कि अगली परीक्षा केवल उसके शरीर पर ही नहीं, बल्कि राजा के मानस पर होगी। वो मांगी कि राजा स्वयं उसके सामने आकर उसे दंड देने का आदेश दे या स्वयं सत्य की गवाही दे। उसने ये भी कहा
कि अगर राजा अपने पद की गरिमा के बावजूद स्वयं नहीं आएगा तो वो सत्य के साथ खड़ी रहेगी और पूरे राज्य को बताएगी कि कैसे सत्ता ने भेदभाव किया। ये एक साहसी खूनी दांव था, पर गौरी ने इसे बुद्धिमत्ता से खेला। जनता के मन में अब संदेह जम गया और यही संदेह राजा के घमंड को काटने लगा। समय के साथ उस दिन का मर्म और गूंज दूर दूर तक पहुंचा, पर ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। राजा की सत्ता को पिघलाने के लिए गौरी ने और अधिक गूढ़ रणनीतियां अपनाईं। उसके पास केवल शब्द और चालाकी ही थी, पर वे दोनों तलवारों से भी खतरनाक निकले। उसने गांव के बुजुर्गों के साथ मिलकर एक सामाजिक खेल खेला। वे लोगों से पूछताछ करने लगे, उनसे कहानियां सुनने लगे कि किस राजा ने कब क्या बदला। उन्होंने हर छोटे बड़े तथ्य को सार्वजनिक किया और धीरे धीरे लोगों का नज़रिया बदल गया। जिन लोगों ने पहले राजा के निर्णयों को अटल माना था, वे अब सवाल पूछने लगे। जिस भी मंत्री ने पहले चापलूसी की थी, उसकी कलई अब खुल गई। धन, शोहरत और भय के बीच पनपे रिश्ते अब परख में आ गए। गौरी ने हर मौका उठाकर छोटे छोटे न्यायिक प्रश्न उठाए। क्या राजा का आदेश सदा धर्म संगत होता है? क्या एक इंसान की पहचान उसकी नागरिकता, गरिमा और परिवार से नहीं जुड़ी होती? इन सवालों ने गांव वालों के दिलों में फिर से मर्म पैदा किया। कुछ दिन बीते और जनता में प्रतिरोध की एक हल्की परत उभर आई। एक दो साहसी लोगों ने सार्वजनिक रूप से राजा के आदेशों की आलोचना की और पूछा कि क्या सच्चाई को झूठ से दंडित करना न्याय है? इन छोटे छोटे सवालों का प्रभाव बड़ा हुआ। एक एक करके लोग जागे। जब लोगों ने देखा कि गौरी सिर्फ अपनी रक्षा नहीं कर रही, बल्कि पूरे समाज के लिए न्याय की रक्षा कर रही है, तो उनके अंदर की दया और जिज्ञासा जाग उठी। वे अब राजा के भय के आगे झुकना छोड़ने लगे। ये परिवर्तन पिता प्रसाद या दिन भर की घटना नहीं था। ये महीनों की शांत परंतु ठोस रणनीति थी जो गौरी ने चलाई थी। उसी दौरान रामू की शारीरिक और मानसिक परीक्षा में भी बदलाव आया। उसने कालकोठरी में अपने हाथों को ऊंचा उठाते हुए लोहे के भीतरी संगीत को सुना। उसकी आत्मा अब अधिक दृढ़ थी, क्योंकि वो जान गया था कि उसकी पत्नी केवल एक पत्नी नहीं, वो न्याय की अगुवाई कर रही थी। उसकी आत्मा और शरीर ने मिलकर एक नई प्रतिज्ञा ली, सत्य को झुकने नहीं देंगे। धीरे धीरे परिस्थिति बदलने लगी। बुद्धिसेन और अन्य दरबारी लोगों ने अपने कुटिल इरादों पर पानी ढाला हुआ देखा। उन्हें धैर्य और संयम का डर सताने लगा, क्योंकि जनता का दृष्टिकोण बदल रहा था। राजा विक्रमसेन, जिसने कभी तख्त की ऊंचाई पर अपने आप को अजेय समझा था, अब महसूस करने लगा कि उसकी सत्ता सार्वजनिक दृष्टि में कमजोर पड़ रही है। अंत में एक निर्णायक दिन आया। वो दिन जब राजा को अपने दरबार में सामान्य प्रचारी और साधारण नागरिकों के समक्ष उन सभी आरोपों का सामना करना पड़ा जो गुजरे महीनों में उभरे थे। गौरी ने सबूतों और गवाहों के साथ शांत और संयत ध्वनि में कहा कि मैंने कभी किसी पुरुष के साथ अपवित्र व्यवहार नहीं किया। मैंने अपने पति से प्रेम किया। मैंने अपने गांव की रक्षा की। अगर मेरे चरित्र पर दाग है तो उसे प्रमाणित कीजिए, ना कि अफवाहों और झूठों से। लोगों ने सुनना शुरू किया और जो कभी चुप थे उन्होंने बोलना शुरू किया। एक एक करके वे आए और कहा कि हमने देखा है कि राजा की आंखों में लालसा थी। हमें राजा के आदेशों की समझ नहीं आई, पर अब हमें समझ आ रही है कि सत्य कैसे दबाया गया।
जनता के ये शब्द दरबार की दीवारों पर पत्थर की तरह गूंजने लगे। मंत्री जो चिंतित थे वे पीछे हट गए और बुद्धिसेन का चेहरा कठोर और सुनसान हो गया। राजा का मन भीतर से खिन्न था, पर वो भी अब बदलने लगा था। वो समझ गया कि सत्ता की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब जनता उसका मानना छोड़ दे। उसने देखा कि अगर उसने अपनी मानसिकता नहीं बदली तो वो अकेला रह जाएगा, और अकेला राजा वो था जो सबको डराता था पर प्यार नहीं पाता। अंततः राजा ने फैसला किया। उसने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। इस माफी में कोई दिखावा नहीं था। वो आंखों में सच्चाई के साथ कहा, मैंने अपने अहंकार की वजह से कई जुल्म किए। अब मैं उन अपराधों का प्रायश्चित करूंगा और अपने राज्य को न्याय के आधार पर चलाऊंगा। ये घोषणा सुनकर भीड़ में कई आंखें नम हुईं, पर कुछ ने संदेह भी व्यक्त किया कि कहीं ये सिर्फ नाटक तो नहीं। गौरी ने विनम्रता से कहा, महाराज, परिवर्तन शब्दों से नहीं, कर्मों से आता है। यदि आप वास्तव में बदलना चाहते हैं तो न्याय की व्यवस्थाएं बनाइए। लोगों को बताएं कि उनका अधिकार क्या है और अपने मंत्रियों की नीतियों का निरीक्षण कीजिए। राजा ने गौरी की बात स्वीकार की और कई सुधार लागू किए। करों में कमी, किसान ऋण में राहत और जनता की सुनवाई के लिए खुले दरबार। समय के साथ राज्य में शांति लौट आई। राजा विक्रमसेन ने जो कुछ भी खोया था, सम्मान, सभ्यता और प्रेम, उसे पाना कठिन था, पर उसने प्रयत्न किया। रामू को रिहा कर दिया गया और वो और गौरी अपने गांव लौट आए। लोग अब उन्हें सम्मान से देखते थे, ना कि भय से। गौरी की सूझबूझ से न सिर्फ एक परिवार बचा, बल्कि पूरा समाज जागा। कुछ वर्ष बीत गए। राजा आदित्य सेन ने अपने शासन को न्याय और करुणा के आधार पर खड़ा कर दिया था। राज्य समृद्ध था, लोग खुश थे और हर गांव में सत्य सभा की घंटियां हर सुबह बजती थीं। लेकिन जितनी ऊंचाई बढ़ती है, उतनी ही गहरी परछाई भी बनती है। दरबार में कई मंत्री असंतुष्ट थे। उनमें सबसे मुखर था सेनापति वीरेंद्र, जो राजा का बचपन का मित्र था, पर अब उसके आदर्शों से असहमत। एक शाम जब दरबार खाली हुआ, वीरेंद्र ने अपने कुछ समर्थकों से कहा, राजा को जनता से प्रेम है, पर सत्ता से डर नहीं। ऐसा शासक राज्य को नहीं, बस कहानियों को चला सकता है। उनकी आंखों में महत्वाकांक्षा की चमक थी। धीरे धीरे षड्यंत्र का जाल बुना जाने लगा। दरबार में अफवाहें फैलने लगीं कि राजा ने करों में कमी करके कोष खाली कर दिया है, सैनिकों का वेतन देर से मिल रहा है और सीमा पर दुश्मन फौजें बढ़ रही हैं। जब राजा ने यह सुना तो उन्होंने कहा, भय झूठ से तेजी से फैलता है, और तुरंत सेना की सभा बुलाई। उन्होंने वीरेंद्र की ओर देखा। सेनापति, हमें सीमा पर नहीं, अपने भीतर के अविश्वास पर विजय पानी है। वीरेंद्र मुस्कुराया, पर मन में जहर भर चुका था। उसने प्रण लिया, राजा को उसकी सच्चाई के साथ गिराऊंगा। उसी समय राजधानी में एक अनोखी घटना हुई। एक युवक लगभग 22 वर्ष का दरबार के बाहर बैठा एक याचिका लेकर आया। उसका नाम था आरव। वह गरीब किसान का बेटा था, पर उसकी आंखों में आग थी, सच की आग। दरबार में उसने झुककर कहा, महाराज, मैं उस गांव से आया हूं जहां कभी गौरी रहती थीं।
वहां आज भी लोग उनकी याद में दीप जलाते हैं। मैं उसी वंश का वंशज हूँ। राजा चौंक गए। गौरी का वंशज? आरव ने सिर झुकाकर कहा, जी महाराज, मेरी दादी की दादी उन्हीं के परिवार से थीं। उन्होंने हमें एक कथा सुनाई थी कि जब भी सत्य संकट में होगा, पत्थर की रस्सी फिर गढ़ी जाएगी। राजा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, तुम्हारे आने का यही समय था आरव। राज्य में फिर वही अंधेरा उतर रहा है। आरव ने पूछा, महाराज, क्या सत्य फिर परीक्षा में है? राजा बोले, इस बार परीक्षा बाहर की नहीं, भीतर की है, अपने ही लोगों की। आरव दरबार का हिस्सा बन गया। वह लोगों के बीच जाकर उनकी बातें सुनता, गांव-गांव घूमता और सच्चाई इकट्ठी करता। धीरे धीरे उसने राजा के लिए एक गुप्त सत्य पुस्तक तैयार की, जिसमें हर गांव की पीड़ा, हर मंत्री का छल और हर नागरिक की उम्मीद दर्ज थी। पर सत्य जब जागता है तो असत्य कांपता है। वीरेंद्र को आरव की गतिविधियों की खबर लग गई। उसने अपने आदमी भेजे जो रात के अंधेरे में आरव को पकड़कर जंगल के पास फेंकाए, घायल लहूलुहान। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी जंगल में एक वृद्ध साधु रहते थे, जिन्हें लोग सत्यनंद कहते थे। उन्होंने आरव की देखभाल की और जब वह होश में आया तो कहा, बेटा, सत्य कभी नहीं मरता, बस परखने के लिए छुपा दिया जाता है। आरव ने कहा, गुरुदेव, मैं सच्चाई के लिए उठा था, पर झूठ ने मुझे गिरा दिया। साधु मुस्कुराए, गिरना भी तो एक रास्ता है, जो जमीन दिखाता है जहां से असली लड़ाई शुरू होती है। आरव ने वहीं से अपनी नई यात्रा शुरू की। वो साधु के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में गया, जहां उसने देखा कैसे धर्म के नाम पर झूठ फैलाया जा रहा है, कैसे अमीर गरीबों की मेहनत को सोख रहे हैं और कैसे सत्य की आवाज दबाई जा रही है। वो हर जगह से एक सीख लेकर लौटा कि सच्चाई को बचाने के लिए कभी-कभी चुप्पी नहीं, बल्कि संघर्ष जरूरी है। कई महीने बाद वो राजधानी वापस पहुंचा। राजा आदित्य सेन अब बीमार पड़ चुके थे और दरबार में वीरेंद्र ने अपना प्रभाव पूरी तरह जमा लिया था। वो अपने आप को राज संरक्षक कहता था, पर असल में वो सिंहासन पर कब्जा करने की तैयारी में था। आरव दरबार में पहुंचा तो पहरेदारों ने रोका, पर उसने ऊंचे स्वर में कहा, मैं उसी भूमि से आया हूं जहां से सत्य ने पहली बार जन्म लिया था, जिसने पत्थर को भी रस्सी बना दिया था। मुझे अंदर जाने दो, क्योंकि अब वक्त है पत्थर फिर से बोलने का। उसकी आवाज इतनी दृढ़ थी कि पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने थके स्वर में कहा, उसे आने दो। आरव अंदर आया, झुका और बोला, महाराज, मैं आपके पिता के वचन पूरे करने आया हूं। सत्य की रक्षा अब मेरी जिम्मेदारी है। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। गौरी के वंशज, तुम्हारे आने से मुझे विश्वास हुआ कि सत्य कभी खत्म नहीं होता, बस उसकी मशाल बदलती रहती है। वीरेंद्र ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, सत्य, ये सब तो बस कहानी है। राज्य खून और तलवार से चलता है, ना कि रस्सियों की कठाओं से। आरव ने उसकी ओर देखा। तुम्हारी तलवार तुम्हें जीत दिला सकती है, पर मेरी सच्चाई तुम्हें चैन नहीं लेने देगी। दरबार गूंज उठा। सभी मंत्री एक दूसरे को देखने लगे। सत्ता और सत्य आमने सामने थे। वहीं से शुरू हुई राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा, जहां एक ओर छल का साम्राज्य था और दूसरी ओर एक सच्चे इंसान का संकल्प।
आने वाले दिनों में जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ, क्योंकि इस बार रस्सी पत्थर की नहीं दिलों की थी, जो हर झूठ को बांधने वाली थी। दरबार की उस शाम के बाद पूरा राज्य दो हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ राजा आदित्य सेन और उसके साथ खड़े कुछ वफादार लोग, और दूसरी तरफ सेनापति वीरेंद्र, जिसके पीछे झूठ, भय और लालच की दीवारें थीं। राजधानी की गलियां अब शांत नहीं थीं। हर नुक्कड़ पर सिपाही तैनात थे। हर चेहरे पर शक की परछाई थी। लोग फुसफुसाते, अब देखना कौन जीतेगा, राजा की सच्चाई या सेनापति की ताकत। राजा की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उन्होंने आरव को बुलाकर कहा, बेटा, अगर मेरी सांसें थम भी जाएं, तो भी सत्य सभा की आग बुझने मत देना। याद रखना, राज सिंहासन सत्य के बिना पत्थर का ढेर है। आरव ने उनका हाथ थाम लिया। महाराज, जब तक मेरे भीतर सांस है, आपका वचन अमर रहेगा। लेकिन उसी रात वीरेंद्र ने अपनी चाल चली। उसने गुप्त रूप से दरबार के कुछ मंत्रियों को खरीद लिया और राजा के विरुद्ध झूठा फरमान जारी कर दिया कि राजा की बुद्धि अब दुर्बल हो चुकी है। राज्य की रक्षा के लिए अस्थायी रूप से सेनापति शासन संभालेगा। सुबह का सूरज निकला तो राजधानी में नया आदेश टंगा हुआ था। लोगों में हलचल मच गई। कोई डर से चुप था, कोई गुस्से से कांप रहा था। आरव ने वो फरमान देखा और फटाक से राजा के कक्ष में पहुंचा। महाराज, ये विद्रोह है। राजा ने थकी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, ये समय की परीक्षा है जिसमें सत्य को अपनी कीमत चुकानी पड़ती है। इसी बीच वीरेंद्र सेना लेकर महल में घुस आया। दरबार में उसकी गूंजती आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। आज से ये राज्य सत्य नहीं, शक्ति के नियम से चलेगा। आरव आगे बढ़ा। वीरेंद्र, अगर तू शक्ति का भक्त है तो पहले उस शक्ति को पहचान जिसने तुझे जीवन दिया। वीरेंद्र ने तलवार खींची। आज तुम्हारी जुबान नहीं, तुम्हारा सिर गिरेगा। लेकिन तभी महल के आंगन में भीड़ उमड़ पड़ी। गांव-गांव से लोग आए थे जिन्हें आरव ने कभी न्याय दिलाया था। वे नारे लगा रहे थे, सत्य अमर है, राजा अमर रहे। महल में अफरा तफरी मच गई। वीरेंद्र ने गुस्से में कहा, इन लोगों को हटाओ। सैनिक आगे बढ़े, पर तभी एक चमत्कार हुआ। महल के दरवाजे के सामने वही पुराना पत्थर पड़ा था जहां कभी गौरी ने रस्सी बनाई थी। किसी ने उसे छुआ तो उसमें दरार पड़ी और उसके भीतर से एक पुरानी रस्सी जैसी आकृति दिखाई दी। पत्थर पर उभरी हुई, चमकती हुई। लोग चिल्ला उठे, देखो, पत्थर की रस्सी फिर से लौट आई है। एक शाम वो अपने विद्यालय गौरी पाठशाला की चौखट पर बैठे थे। बच्चे आसपास जमा थे और आसमान में लालिमा घुल रही थी। एक बच्चा बोला, गुरुजी, क्या सच में पत्थर बोलते हैं? आरव मुस्कुराए, धीरे से बोले, जब मन सच्चा हो तो पत्थर ही नहीं, खामोशी भी बोलती है। बच्चे मंत्रमुग्ध होकर उन्हें देखने लगे। आरव ने आगे कहा, बेटा, वो पत्थर सिर्फ एक चीज नहीं था, वो एक याद थी, एक वादा था,
कि जब भी इंसान अपनी राह भूल जाएगा, सत्य उसे फिर से रास्ता दिखाएगा। इतने में एक दूत दौड़ता हुआ आया। उसने हांफते हुए कहा, गुरुजी, महाराज के उत्तराधिकारी राजकुमार समर्थ आपसे मिलना चाहते हैं। आरव ने सिर उठाया। राजकुमार यहां? राजकुमार समर्थ युवा, तेजस्वी और आदर्शों से भरा था। वो आदित्य सेन के पौत्र थे। उन्होंने आरव के चरण छुए और कहा, गुरुजी, मैं आपके मार्गदर्शन से राज्य को आगे बढ़ाना चाहता हूं, पर आज फिर वही समस्या लौट आई है। आरव ने पूछा, कौन सी समस्या? राजकुमार ने गंभीर स्वर में कहा, अब झूठ तलवार लेकर नहीं आता, वो मीठे शब्दों में छिपकर आता है। लोग सच्चाई सुनना नहीं चाहते, बल्कि वो सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगे। ऐसे में मैं सत्य को कैसे जीवित रखूं? आरव कुछ देर मौन रहे। फिर उन्होंने आसमान की ओर देखा, जहां चांद बादलों से झांक रहा था। समर्थ, उन्होंने कहा, हर युग में सत्य का दुश्मन बदलता है, कभी झूठ, कभी भय और अब सुविधा। लोग अब सत्य से नहीं डरते, बल्कि उसे अनदेखा कर देते हैं, और यही सबसे खतरनाक युद्ध है। राजकुमार ध्यान से सुन रहा था। आरव ने आगे कहा, अगर तू चाहता है कि सत्य जीवित रहे तो उसे सिर्फ किताबों में मत रख, उसे अपने फैसलों में जिंदा रख। जब तेरे सामने आसान और सही में से चुनना हो तो हमेशा सही को चुनना, चाहे वो मुश्किल ही क्यों ना हो। राजकुमार की आंखों में दृढ़ता झलकने लगी। वो बोला, गुरुजी, क्या मैं भी एक दिन पत्थर की रस्सी देख पाऊंगा? आरव मुस्कुराए। वो पत्थर अब बाहर नहीं, तेरे भीतर है। उस रात जब सभी सो गए, आरव अकेले उसी पुराने मंदिर के पास पहुंचे जहां अब भी लोग दीप जलाते थे। उन्होंने वहीं बैठकर आंखें मूंद लीं और लाल रंग के वस्त्र पहनकर मंदिरों तक आ पहुंचा था और नाम रख चुका था, लाभ। धीरे धीरे हवा में वही पुरानी महक घुलने लगी, जैसे किसी ने वक्त को पीछे मोड़ दिया हो। अचानक उन्हें अपने पीछे एक स्त्री की कोमल आवाज सुनाई दी। आरव। उन्होंने मुड़कर देखा। सफेद प्रकाश में लिपटी एक आकृति खड़ी थी। वो थी गौरी की आत्मा। वो बोली, तुमने वादा निभाया, अब सत्य तुम्हारे वंश में बहता रहेगा। पर याद रखना, हर बार जब कोई झूठ ताकत पाएगा तो पत्थर फिर से रस्सी बनेगा। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़ लिए। मां, क्या यह चक्र कभी खत्म नहीं होगा? गौरी मुस्कुराई। नहीं बेटा, क्योंकि सत्य को अमर रहने के लिए हर युग में किसी का बलिदान जरूरी होता है। इतना कहकर वो प्रकाश में विलीन हो गईं। आरव देर तक उसी स्थान पर बैठे रहे जब तक सूरज की पहली किरण उनके चेहरे पर नहीं पड़ी। अगले दिन सुबह लोग जब मंदिर पहुंचे तो देखा वो पत्थर फिर चमक रहा था। उस पर हल्के से उकेरे हुए अक्षर थे, सत्य वही है जो डर के आगे झुके नहीं। लोगों ने उस दिन से पत्थर को जीवित साक्षी कहना शुरू किया और आरव की कहानी भी उस पत्थर की तरह हर युग में दोहराई जाने लगी। कई 100 वर्ष बाद भी जब बच्चे रात को अपने दादा दादी से कहानी सुनते हैं तो वे कहते हैं, एक बार एक औरत ने पत्थर को रस्सी बना दिया था
और कोई पूछता है, क्या वो रस्सी अब भी है? तो जवाब आता है, हाँ बेटा, वो रस्सी अब भी है, बस उसे देखने के लिए दिल सच्चा होना चाहिए। समय की रेत किसी के लिए नहीं रुकती। वर्षों ने अपने निशान छोड़े और पीढ़ियां बदलती चली गईं। राजा समर्थ का शासन न्यायप्रिय और शांतिपूर्ण था, पर जैसे हर भोर के साथ छाया लौटती है, वैसे ही एक नई कहानी जन्म लेने लगी थी, जो पत्थर की रस्सी की विरासत को फिर से आजमाने वाली थी। राजधानी विक्रमपुर अब बहुत बदल चुकी थी। पहाड़ों के बीच बसा वो नगर अब ज्ञान और व्यापार का केंद्र बन चुका था। लोग कहते थे कि जहां सत्य की रस्सी गिरी थी, वहां झूठ टिक नहीं सकता। लेकिन सच्चाई ये थी कि अब झूठ पहले जैसा नहीं रहा था। वो वेश बदल चुका था। वो अब मुस्कान ओढ़े दरबार में घूमता। राजकुमार समर्थ का अब एक पुत्र था, आर्यन सेन। वह बुद्धिमान था, पर आधुनिकता में विश्वास रखता था। वह मानता था कि पुराने सिद्धांतों से अब राज नहीं चलता। उसकी सोच थी कि सत्य जरूरी है, पर कभी-कभी थोड़ी चालाकी भी जरूरी होती है। गुरु आरव अब बहुत वृद्ध हो चुके थे। उनकी चाल धीमी थी, पर शब्द अब भी बिजली जैसे प्रभावशाली थे। एक दिन जब वह महल पहुंचे तो देखा दरबार में एक नया मंत्री बैठा था, विष्णुकांत। वह व्यक्ति मधुर भाषी था, हर किसी से आदरपूर्वक बात करता, पर उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सिर्फ सत्ता से प्रेम करने वालों की होती है। वह आर्यन सेन को सलाह दे रहा था कि महाराज, सत्य अच्छी बात है, पर कभी-कभी राज्य को बचाने के लिए सत्य को थोड़ा मोड़ना भी पड़ता है। आरव ने गंभीर स्वर में कहा, सत्य को मोड़ना उसे तोड़ने जैसा ही है। विष्णुकांत मुस्कुराया, गुरुजी, आप पुराने समय के हैं। अब राज्य तर्क से नहीं, नीति से चलता है। आरव ने सिर्फ इतना कहा, सत्य के बिना नीति वो दीपक है जिसके तेल में जहर मिला हो। वातावरण भारी हो गया। राजकुमार आर्यन सेन असमंजस में था। उसे गुरु की बातों का आदर था, पर उसे मंत्री की नीति में व्यावहारिकता भी दिखती थी। वह रात आर्यन सेन के लिए लंबी रही। वह अपने महल की छत पर बैठा राजधानी की रोशनी देख रहा था, जहां अब भी वही पत्थर रखा था जिसे लोग जीवित साक्षी कहते थे। उसने सोचा, क्या वाकई अब सत्य इतना आवश्यक है? क्या अगर मैं कुछ बदल दूं तो राज्य का भला नहीं होगा? हवा में अचानक घंटी सी बजी, जैसे किसी ने पत्थर को हल्का सा छुआ हो। वह चौंक उठा। उसने देखा, पत्थर पर हल्की दरार पड़ गई थी। वह डर गया। सुबह होते ही उसने आरव को बुलवाया। गुरुजी, पत्थर टूट गया। आरव ने पत्थर को ध्यान से देखा, फिर बोले, नहीं बेटा, पत्थर नहीं टूटा, सत्य डगमगा गया है। पर कैसे? आर्यन सेन ने पूछा। जब लोग मन में अपने ही निर्णय को सही ठहराने लगते हैं तो सत्य कमजोर पड़ जाता है। आरव ने पत्थर पर हाथ रखा और आंखें बंद कीं। फिर बोले, राज्य में कहीं कोई अन्याय हुआ है। वीरेंद्र कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसकी तलवार कांपने लगी। आरव ने आगे बढ़कर कहा, यह रस्सी नहीं, सत्य का वचन है। जब भी कोई झूठ सत्ता पर चढ़ेगा, सत्य उसे बांध लेगा। वीरेंद्र ने क्रोध में तलवार उठाई, पर उसके सैनिकों ने ही पीछे से हथियार डाल दिए।
एक एक कर मंत्री झुकने लगे। राजमहल की दीवारों पर जय घोष गूंजा। सत्य की जय, विक्रमसीन की विरासत अमर रहे। वीरेंद्र ने अंतिम प्रयास में आरव पर वार किया, पर तलवार हवा में ही रुक गई। उसका हाथ पत्थर की रस्सी की चमक से झंझना उठा। वह चीखा और नीचे गिर पड़ा। आरव ने उसकी ओर देखा। तूने सोचा था झूठ जीत जाएगा, पर याद रख, झूठ के पांव नहीं होते, और सत्य की चाल भले धीमी हो, पर वह मंजिल तक जरूर पहुंचता है। राजा आदित्य सेन उस दृश्य को देखकर रो पड़े। उन्होंने अपने तख्त पर बैठते हुए कहा, अब मैं जान गया, सत्य को किसी वंश, किसी नाम की जरूरत नहीं। वो हर उस दिल में जन्म लेता है जो डर के आगे झुकता नहीं। भीड़ ने दीपक जलाए। महल के आंगन में लोग गौरी का नाम लेने लगे। बच्चे पत्थर की रस्सी के पास फूल चढ़ा रहे थे। राजा ने धीरे से कहा, आरव, आज से यह राज्य तुम्हारा है। तू वही करेगा जो मैं नहीं कर सका, सत्य को सबके जीवन का हिस्सा बनाना। आरव झुक गया। महाराज, मैं राज्य नहीं, आपकी सीख संभालूंगा। सालों बाद जब आरव वृद्ध हुआ, तो उसने अपने गांव में एक छोटा विद्यालय खोला, जिसका नाम था गौरी पाठशाला। वहीं से बच्चों को सिखाया जाने लगा कि सत्य कोई शब्द नहीं, एक जीने की रीति है। और हर साल पूर्णिमा की रात को लोग आज भी उसी पत्थर के पास दीप जलाते हैं, जहां कभी एक औरत ने रस्सी बनाई थी और सच्चाई को सदा के लिए बांध दिया था। समाप्त नहीं, क्योंकि जहां सत्य सांस लेता है, वहां हर रात एक नई कहानी जन्म लेती है। वर्षों बीत चुके थे, राज्य में अब शांति थी, पर शांति का अर्थ ये नहीं कि समय ठहर गया हो। हर युग के साथ सत्य की परीक्षा फिर लौटती है, बस चेहरा बदल जाता है, नाम बदल जाते हैं, पर सवाल वही रहते हैं। आरव अब वृद्ध हो चुके थे। उनके बाल सफेद, आवाज धीमी, पर नजरों में अब भी वो ही रोशनी थी जो उन्होंने अपने भीतर तब जलाई थी, जब पत्थर ने पहली बार रस्सी का रूप लिया था। एक शाम वो अपने विद्यालय गौरी पाठशाला की चौखट पर बैठे थे। बच्चे आसपास जमा थे और आसमान में लालिमा घुल रही थी। एक बच्चा बोला, गुरुजी, क्या सच में पत्थर बोलते हैं? आरव मुस्कुराए, धीरे से बोले, जब मन सच्चा हो तो पत्थर ही नहीं, खामोशी भी बोलती है। बच्चे मंत्रमुग्ध होकर उन्हें देखने लगे। आरव ने आगे कहा, बेटा, वो पत्थर सिर्फ एक चीज नहीं था, वो एक याद थी, एक वादा था कि जब भी इंसान अपनी राह भूल जाएगा, सत्य उसे फिर से रास्ता दिखाएगा। इतने में एक दूत दौड़ता हुआ आया। उसने हांफते हुए कहा, गुरुजी, महाराज के उत्तराधिकारी राजकुमार समर्थ आपसे मिलना चाहते हैं। आरव ने सिर उठाया। राजकुमार? यहां? राजकुमार समर्थ युवा, तेजस्वी और आदर्शों से भरा था। वो आदित्य सेन के पौत्र थे। उन्होंने आरव के चरण छुए और कहा, गुरुजी, मैं आपके मार्गदर्शन से राज्य को आगे बढ़ाना चाहता हूं, पर आज फिर वही समस्या लौट आई है। आरव ने पूछा, कौन सी समस्या?
राजकुमार ने गंभीर स्वर में कहा, अब झूठ तलवार लेकर नहीं आता, वो मीठे शब्दों में छिपकर आता है। लोग सच्चाई सुनना नहीं चाहते, बल्कि वो सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगे। ऐसे में मैं सत्य को कैसे जीवित रखूं? आरव कुछ देर मौन रहे। फिर उन्होंने आसमान की ओर देखा, जहां चांद बादलों से झांक रहा था। समर्थ, उन्होंने कहा, हर युग में सत्य का दुश्मन बदलता है, कभी झूठ, कभी भय, और अब सुविधा। लोग अब सत्य से नहीं डरते, बल्कि उसे अनदेखा कर देते हैं, और यही सबसे खतरनाक युद्ध है। राजकुमार ध्यान से सुन रहा था। आरव ने आगे कहा, अगर तू चाहता है कि सत्य जीवित रहे, तो उसे सिर्फ किताबों में मत रख, उसे अपने फैसलों में जिंदा रख। जब तेरे सामने आसान और सही में से चुनना हो, तो हमेशा सही को चुनना, चाहे वो मुश्किल ही क्यों ना हो। राजकुमार की आंखों में दृढ़ता झलकने लगी। वो बोला, गुरुजी, क्या मैं भी एक दिन पत्थर की रस्सी देख पाऊंगा? आरव मुस्कुराए। वो पत्थर अब बाहर नहीं, तेरे भीतर है। उस रात जब सभी सो गए, आरव अकेले उसी पुराने मंदिर के पास पहुंचे, जहां अब भी लोग दीप जलाते थे। उन्होंने वहीं बैठकर आंखें मूंदी। धीरे धीरे हवा में वही पुरानी महक घुलने लगी, जैसे किसी ने वक्त को पीछे मोड़ दिया हो। अचानक उन्हें अपने पीछे एक स्त्री की कोमल आवाज सुनाई दी, आरव। उन्होंने मुड़कर देखा। सफेद प्रकाश में लिपटी एक आकृति खड़ी थी। वो थी गौरी की आत्मा। वो बोली, तुमने वादा निभाया, अब सत्य तुम्हारे वंश में बहता रहेगा। पर याद रखना, हर बार जब कोई झूठ ताकत पाएगा, तो पत्थर फिर से रस्सी बनेगा। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़ लिए। मां, क्या ये चक्र कभी खत्म नहीं होगा? गौरी मुस्कुराई। नहीं बेटा, क्योंकि सत्य को अमर रहने के लिए हर युग में किसी का बलिदान जरूरी होता है। इतना कहकर वह प्रकाश में विलीन हो गईं। आरव देर तक उसी स्थान पर बैठे रहे, जब तक सूरज की पहली किरण उनके चेहरे पर नहीं पड़ी। अगले दिन सुबह लोग जब मंदिर पहुंचे, तो देखा कि वह पत्थर फिर चमक रहा था। उस पर हल्के से उकेरे हुए अक्षर थे, सत्य वही है जो डर के आगे झुके नहीं। लोगों ने उस दिन से पत्थर को जीवित साक्षी कहना शुरू किया, और आरव की कहानी भी उस पत्थर की तरह हर युग में दोहराई जाने लगी। कई 100 वर्षों बाद भी जब बच्चे रात को अपने दादा दादी से कहानी सुनते हैं, तो वे कहते हैं कि एक बार एक औरत ने पत्थर को रस्सी बना दिया था। और कोई पूछता है, क्या वो रस्सी अब भी है? तो जवाब आता है, हाँ बेटा, वो रस्सी अब भी है, बस उसे देखने के लिए दिल सच्चा होना चाहिए। समय की रेत किसी के लिए नहीं रुकती। वर्षों ने अपने निशान छोड़े और पीढ़ियां बदलती चली गईं। राजा समर्थ का शासन न्यायप्रिय और शांतिपूर्ण था, पर जैसे हर भोर के साथ छाया लौटती है, वैसे ही एक नई कहानी जन्म लेने लगी थी, जो पत्थर की रस्सी की विरासत को फिर से आजमाने वाली थी। राजधानी विक्रमपुर अब बहुत बदल चुकी थी। पहाड़ों के बीच बसा वह नगर
अब ज्ञान और व्यापार का केंद्र बन चुका था। लोग कहते थे कि जहां सत्य की रस्सी गिरी थी वहां झूठ टिक नहीं सकता। पर सच्चाई ये थी कि अब झूठ पहले जैसा नहीं रहा। वो भेष बदल चुका था। वो अब मुस्कान ओढ़े दरबार में घूमता, लालच के वस्त्र पहनकर मंदिरों तक आ पहुंचता और नाम रख चुका था लाभ। राजकुमार समर्थ का अब एक पुत्र था, आर्यन सेन। वह बुद्धिमान था, पर आधुनिकता में विश्वास रखता था। वह मानता था कि पुराने सिद्धांतों से अब राज नहीं चलता। उसकी सोच थी, सत्य जरूरी है, पर कभी-कभी थोड़ी चालाकी भी जरूरी होती है। गुरु आरव अब बहुत वृद्ध हो चुके थे। उनकी चाल धीमी थी, पर शब्द अब भी बिजली जैसे प्रभावशाली थे। एक दिन जब वह महल पहुंचे तो देखा दरबार में एक नया मंत्री बैठा था, विष्णुकांत। वह व्यक्ति मधुरभाषी था, हर किसी से आदरपूर्वक बात करता, पर उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सिर्फ सत्ता से प्रेम करने वालों की होती है। वह राजकुमार आर्यन सेन को सलाह दे रहा था, महाराज, सत्य अच्छी बात है, पर कभी-कभी राज्य को बचाने के लिए सत्य को थोड़ा मोड़ना भी पड़ता है। आरव ने गंभीर स्वर में कहा, सत्य को मोड़ना उसे तोड़ने जैसा ही है। विष्णुकांत मुस्कुराया, गुरुजी, आप पुराने समय के हैं। अब राज्य तर्क से नहीं, नीति से चलता है। आरव ने सिर्फ इतना कहा, सत्य के बिना नीति वो दीपक है जिसके तेल में जहर मिला हो। वातावरण भारी हो गया। राजकुमार आर्यन सेन असमंजस में था। उसे गुरु की बातों का आदर था, पर उसे मंत्री की नीति में व्यावहारिकता भी दिखती थी। वह रात आर्यन सेन के लिए लंबी रही। वो अपने महल की छत पर बैठा राजधानी की रोशनी देख रहा था, जहां अब भी वही पत्थर रखा था जिसे लोग जीवित साक्षी कहते थे। उसने सोचा, क्या वाकई अब सत्य इतना आवश्यक है? क्या अगर मैं कुछ बदल दूं तो राज्य का भला नहीं होगा? हवा में अचानक घंटी सी बजी, जैसे किसी ने पत्थर को हल्का सा छुआ हो। वह चौंक उठा। उसने देखा पत्थर पर हल्की दरार पड़ गई थी। वह डर गया। सुबह होते ही उसने आरव को बुलवाया। गुरुजी, पत्थर टूट गया। आरव ने पत्थर को ध्यान से देखा, फिर बोले, नहीं बेटा, पत्थर नहीं टूटा, सत्य डगमगा गया है। पर कैसे? आर्यन सेन ने पूछा। जब लोग मन में अपने ही निर्णय को सही ठहराने लगते हैं तो सत्य कमजोर पड़ जाता है। आरव ने पत्थर पर हाथ रखा और आंखें बंद कीं, फिर बोले, राज्य में कहीं कोई अन्याय हुआ है। किसी निर्दोष का हक छीना गया है। जब तक वो न्याय नहीं मिलेगा, ये पत्थर ऐसे ही दरार लिए रहेगा। आर्यन सेन ने आदेश दिया, पूरा राज्य खोजा जाए। देखो कहां अन्याय हुआ है। 3 दिन की खोज के बाद पता चला, एक छोटा सा गांव, मृदुलपुर, जहां खेतों की जमीनें राजकोष के नाम पर छीन ली गई थीं और लोग भूखमरी में जी रहे थे। राजकुमार वहां पहुंचा और वहां उसने पहली बार विष्णुकांत का असली चेहरा देखा। सारे दस्तावेज उसी के आदेश से बने थे। वह लाभ और छल की साजिश में फंसा हुआ था। राजकुमार ने कांपते हुए कहा, तुमने ये कैसे किया? विष्णुकांत हंस पड़ा। राजकुमार, मैं वही कर रहा हूं जो तुम्हारे सोच के अनुसार ठीक है।
थोड़ा सत्य, थोड़ा झूठ। राजनीति। उस क्षण आर्यन सेन का हृदय जैसे फट गया। उसे अपने शब्द याद आए, सत्य जरूरी है पर चालाकी भी जरूरी है। वह घुटनों पर बैठ गया। मैं ही इस दरार का कारण हूं। आरव पास आकर बोले, गलती स्वीकार करना सत्य की पहली जीत होती है। आर्यन सेन ने तत्काल आदेश दिया, जिससे भूमि छीनी गई उसे 2 गुनी लौटाई जाए और विष्णुकांत को जन अदालत में प्रस्तुत किया जाए। दरबार में विष्णुकांत को लाया गया। उसकी मुस्कान अब गायब थी। आर्यन सेन ने कहा, आज से तुम मंत्री नहीं, राजद्रोही कहलाओगे। आरव ने पत्थर की ओर देखा। वह धीरे धीरे चमकने लगा और दरार खुद ही भरने लगी। लोगों ने देखा, पत्थर से एक पतली किरण उठी जो सीधी आसमान में जाकर विलीन हो गई। आरव ने धीरे से कहा, सत्य ने फिर रस्सी का रूप ले लिया, इस बार दिलों को बांधने के लिए। राज्य में एक बार फिर सत्य की घंटियां बज उठीं। आर्यन सेन ने प्रण लिया, अब इस पत्थर को सिर्फ पूजेंगे नहीं, बल्कि इसके सिद्धांतों पर जिएंगे। उस दिन से पत्थर की रस्सी सिर्फ एक कथा नहीं रही, वह बन गई एक जीवित परंपरा, जो हर राजा को ये याद दिलाती रही कि सत्ता का असली गहना है सत्य। वर्षों के पहिए घूमते रहे। राजा आर्यन सेन का नाम अब हर बच्चे की जुबान पर था। राज्य समृद्ध था, सड़कों पर दीप जलते थे और हर मंदिर में सत्य की रस्सी की कहानी सुनाई जाती थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ चीजें इतिहास में नहीं, दिलों में अमर होती हैं। विक्रमपुर के एक छोटे से मोहल्ले में एक नन्ही लड़की रहती थी, कव्या। उसकी उम्र बस 8 साल थी, पर सवाल उसके मन में 100 बरस पुराने लगते थे। हर शाम जब दादी उसे कहानी सुनाती, तो वह बीच में टोक देती, दादी, अगर सत्य इतना ताकतवर है, तो सब लोग उसका साथ क्यों नहीं देते? दादी मुस्कुराती, क्योंकि बिटिया, सत्य का रास्ता कांटों भरा होता है, पर वो ही मंजिल तक ले जाता है। कव्या की जिज्ञासा वहीं खत्म नहीं हुई। वह हर सुबह मंदिर जाती, जहां अब भी पत्थर की रस्सी रखी थी। लोग मानते थे कि उस पर हाथ रखने से मन का झूठ मिट जाता है। एक दिन मंदिर के पुजारी ने देखा, वह पत्थर पर पानी चढ़ा रही थी और धीरे से कुछ बड़बड़ा रही थी। उन्होंने पूछा, क्या कर रही हो बच्ची? कव्या ने मासूमियत से कहा, मैं पत्थर को जगा रही हूं, मुझे उससे बात करनी है। पुजारी मुस्कुराए, पर अगले ही पल उन्होंने देखा, पत्थर पर हल्की रेखाएं उभर आईं, जैसे कोई शब्द बन रहे हों। लोग जमा हो गए। रेखाएं धीरे धीरे स्पष्ट हुईं। सत्य को देखने के लिए पहले खुद सच्चा बनना पड़ता है। सभी अवाक रह गए। कव्या की आंखों में चमक थी। वह बोली, दादी सही कहती थी, पत्थर बोलता है, बस दिल सच्चा होना चाहिए। इस घटना की खबर पूरे राज्य में फैल गई। कवि, विद्वान और संत सब आने लगे उस पत्थर को देखने, जो एक बच्चे के मन से जागा था।
राजा आर्यन सेन भी पहुंचे। उन्होंने कव्या के सिर पर हाथ रखा। बिटिया, तूने हमें फिर याद दिलाया कि सत्य कभी बूढ़ा नहीं होता। धीरे धीरे पत्थर की रस्सी की कथा गांव-गांव, नगर-नगर फैल गई। लोग अपने घरों के बाहर एक छोटी रस्सी बांधते